इस इंडिपेंडेंस डे पॉकेट एफएम लेकर आ रहा है कुछ ऐसी कहानियां जहां देशभक्ति सिर्फ लफ्जों में नहीं कर्म में दिखती है। जिन्होंने अपनी ताकत, अपनी हिम्मत और अपनी जिद से देश की रक्षा को अपना फर्ज बना लिया। आज आप लोगों का सबसे बड़ा टेस्ट होगा। बहुत सालों से ये टेस्ट कोई भी पास नहीं कर पाया है। बहुत उम्मीदों के साथ आई हूं मैं इस बैच के लिए। जो भी मेरी इस उम्मीद पे खरा उतरेगा उसे स्पेशल कमांडर बनने का मौका मिलेगा। यस मैम। आप लोगों को वो लकड़ी का बोर्ड दिखाई दे रहा है, उसके बीचों बीच एक ब्लैक कलर का डॉट है। उस ब्लैक डॉट पे निशाना लगाना है आप लोगों को। जो निशाना लगा लेगा वो टेस्ट पास कर लेगा। मैम, मैं लगाऊंगा निशाना। मैं यहाँ का बेस्ट निशानेबाज हूँ और मुझे पूरा यकीन है ये टास्क मैं ही जीतूंगा। वो तो निशाना लगाने के बाद ही पता चलेगा। ये सुनकर धीरज तनकर खड़ा हो गया। उसे यकीन था कि स्पेशल कमांडर तो वही बनने वाला था। धीरज ने आगे जाकर निशाना साधा, लेकिन उसकी गोली रेड डॉट तो दूर उस लकड़ी के बोर्ड तक पर नहीं लग पाई। बहुत उम्मीद थी मुझे इस बैच से, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी ये टेस्ट कोई पास नहीं कर पाया। जाइए, जाके अपने पोजीशन पे खड़े हो जाइए। अब हर कोई समझ चुका था कि ये किसी के बस की बात नहीं थी। Anyone else? मैम सर, क्या मैं एक बार ट्राई कर सकता हूँ विद योर परमिशन? ये क्या, यहाँ चाकू चम्मच चलाने की बात नहीं चल रही है। तू जाके सब्जियां काट। धीरज ने विक्रम से ये कहा तो हर कोई दबे मुंह हंसने लगा। शांत हो जाइए। तुम ट्राई कर सकते हो जवान। मैडम, ये सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। उसने कभी बंदूक ही नहीं उठाई। निशाना लगाना तो बहुत दूर की बात है। देखिए, ये भी इस बैच का हिस्सा है। मुझे पता है ये कुछ नहीं कर पाएगा, पर इसको मौका देना मेरा फर्ज है। थैंक यू मैम। लेकिन जैसे ही विक्रम ने निशाना लगाया, हर किसी के जैसे होश उड़ गए। धीरज का मुंह तो खुला का खुला रह गया, क्योंकि विक्रम का निशाना सीधे डॉट पर जाकर लगा था। वहीं ये देखकर मेजर साक्षी और कमांडर के भी होश उड़ गए थे। ये बावर्ची ऐसे कैसे कर सकता है? तुमने आज तक बंदूक तक नहीं उठाई ना, फिर इतना सटीक निशाना कैसे लगा सकते हो? क्या है तुम्हारी सच्चाई? क्या छुपा रहे हो हमसे? टेल मी। आर्मी हेडक्वार्टर्स में फौज के बड़े बड़े ऑफिसर्स भी द्वारा भेजी गई बच्चों की उस वीडियो क्लिप को देख ही रहे थे। 1 घंटे का समय है, बस 1 घंटे का समय है। अगर इस 1 घंटे में मेरे साथी उनको ले जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर और 1000 करोड़ रुपए। दरअसल उन्हें आर्मी स्कूल के बच्चों की उस वैन को किडनैप कर लिया था, जिसमें बड़े बड़े ऑफिसर्स के बच्चे थे। जनरल बख्शी की पोती भी उस वैन में मौजूद थी। इसीलिए बच्चों को बचाने के लिए उन्होंने इंडिया के सबसे बेस्ट यूनिट से कमांडोज को बुलाया। करिश्मा, इस ऑपरेशन का चार्ज मैं तुम्हें देता हूँ। यस सर। धीरज, आखिर विक्रम भी तो एक फौजी ही है ना? तो ये लो पिस्टल, तो चलवा के दिखा दो गोली अपने जवान से। धीरज ने अपने पिस्टल विक्रम के सामने डाली तो उसकी गर्दन शर्म से झुक गई, क्योंकि उसे पिस्टल चलाना आता ही नहीं था। इसलिए कि धीरज ने पिस्टल के साथ उसकी ट्रेनिंग ही नहीं देने दी थी। अब ये तो तुमने देख ही लिया, लड़ने के काबिल तो ये है ही नहीं। पर अगर तुम अभी भी कहती हो उसको लेके जाना है तो सामान और लाशें उठाने के लिए लेके चल सकते हैं। और फिर बेस्ट कमांडो की टीम में हेल्पर के लिए विक्रम को शामिल कर लिया गया। सभी स्नाइपर कमांडोज ने जब को गन पॉइंट पर ले लिया
तो लेफ्टिनेंट धीरज ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारा खेल खत्म हुआ फिरोज। तुम सब हमारे स्नाइपर के निशाने पर हो। अगर जरा सा भी हिले ना, तुम सबकी खोपड़ी तरबूज जैसी खिली मिलेगी। बच रहा है तो सरेंडर कर दो। भाई रुक जाओ, मैंने इस रास्ते पर बॉम्ब लगा रखा है और इस बस में भी। अगर किसी ने एक कदम आगे बढ़ाया ना, इसको दबाऊंगा, ब्लास्ट हो जाएगा। पीछे रहो। इतना सुनते ही धीरज और बाकी कमांडोज के पैरों तले जमीन खिसक गई। यस सर, आई एम ऑन इट। जी सर। शो मी। सर, ड्रोन से देख पा रही हूँ कि 3 से 4 होने की आशंका है। करिश्मा, देश के टॉप ऑफिसर्स के बच्चों की जान दांव पर लगी है। तुम एक काम करो, उस अर्दली को भेजो नेगोशिएशन के लिए। ऑल राइट सर, ऑन इट। सुनो, तुम्हें मौका चाहिए था ना, मिल गया मौका। अंदर जाओ और पता करके आओ कि वहां क्या हो रहा है। इट्स योर टाइम। जी मैम। फिरोज, तुम्हारी मांगों की बात करने के लिए हमारा एक निहत्था जवान तुम्हारी तरफ आ रहा है। और उस खूंखार आतंकी फिरोज ने जैसे ही विक्रम का चेहरा देखा तो उसके पैर कपकपाने लगे। एक तरफ एक सिपाही अपनी किस्मत से लड़ रहा था और अब मिलिए एक ऐसे हवलदार से जिसके कमजोर दिखने के पीछे छुपा है एक खतरनाक राज। 500 लोगों की जान खतरे में है। तुम 2 टके के हवलदार हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कबीर एक मामूली सा हवलदार था जिसकी नई नई पोस्टिंग दिल्ली क्राइम ब्रांच में हुई थी। पहले ही दिन दिल्ली शहर में सबसे बड़ा क्राइम हो गया था। देखो, मुझे वहाँ लेकर चलो, शायद मैं मदद कर सकता हूँ। तू क्या मदद कर सकता है? अपनी बॉडी देखिए, मच्छर से भी कमजोर है तू। गुंडों ने एक हाथ मार दिया तो सारी हड्डियां टूट जाएंगी। निखिल ने कबीर को एक जोर का धक्का दिया और वो जमीन पर गिर पड़ा। एक हल्के से धक्के में तू जमीन पर गिर गया और तू वहाँ इतने सारे गुंडों का सामना करेगा। जैसे ही वो क्राइम स्पॉट पर पहुँचे, मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और तभी 2 गुंडे बाहर आए जिनके हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें थी। हमारे बॉस का ऑर्डर है कि 5 मिनट के अंदर 500 करोड़ पहुंच जाने चाहिए, वरना सबसे पहली गोली चलेगी नहीं। कमिश्नर की बेटी पे आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। कमिश्नर सर, कोई जरूरत नहीं है इन मामूली गुंडों के आगे हाथ जोड़ने की। कबीर की बात सुनकर गुंडों को और भी गुस्सा आ गया और उन्होंने एक जोर की लात कबीर को मारी। अगर दोबारा मुंह खोला तो सच में कमिश्नर की बेटी को गोली मार देंगे। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करना, मैं 500 करोड़ का बंदोबस्त करता हूँ। मगर सर। ओ कौड़ी के हवलदार, तेरी जुबान तेरी औकात से ज्यादा चल रही है। एक बार ये मुसीबत खत्म होने दे, तुझे मैं जूटी मार मार के सस्पेंड करूंगा। उसने अपनी जेब से एक लॉकेट निकाला और गुंडों को देते हुए कहा, एक बार अपने बॉस को बस ये लॉकेट दिखा दो। गुंडे जैसे ही अपने बॉस के पास गए और उन्होंने उसे वो लॉकेट दिखाया, गुंडों का बॉस कांपने लगा।
ये कहाँ से आया तुम्हारे पास? ये लॉकेट तो सिर्फ एक ही आदमी के पास है, और अगर वो यहाँ आ गया तो हम सब कहीं के नहीं रहेंगे। मगर बॉस, वो तो बाहर ही खड़ा है और हमने उसे एक लात भी मारी। वो तो बहुत ही कमजोर है। अरे बेवकूफों, तुमने ये क्या कर दिया? अब हम सब बर्बाद हो जाएंगे। कबीर भाई कोई मामूली आदमी नहीं है, वो आग है जिसे हाथ लगाने से हर कोई जल जाता है। अब हमको कबीर भाई से कोई नहीं बचा सकता। आखिर ऐसा क्या राज छिपा था उस लॉकेट में? क्यों एक मामूली से हवलदार का नाम सुनकर कांपने लगा था उन गुंडों का बॉस? कबीर की सच्चाई जानकर उड़ जाएंगे आपके भी होश। मिलिट्री हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में वहाँ के 5 बेहतरीन डॉक्टर्स एक जवान को बचाने में लगे हुए थे। उस जवान का पूरा शरीर सुइयों से भरा हुआ था और वो खून से सना हुआ था। कंप्यूटर पर तो वो जवान जिंदा दिखाई दे रहा था, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों से जान चली गई हो। 2 घंटे के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ऑपरेशन थिएटर का गेट खुला। क्या वो ठीक है? हाँ, हमने उसे बचा लिया, लेकिन उन फौजियों के टीम इंस्ट्रक्टर को लगा कि बात कुछ और है। वो पूरी तरह से ठीक तो हो जाएगा ना? उसके शरीर की चोटों की तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जो केमिकल उसको लड़ाई के टाइम पर दिया गया था वो खतरनाक है, और ऐसा हमने पहली बार देखा है। ये डिफेक्टिव केमिकल कैटेगरी में आती है। इसको बचाने में जो देरी हुई है उसकी वजह से ये केमिकल उसके ब्लड में मिल गया है। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों फौजी सुन्न पड़ गए। क्या इसका असर उसकी ताकत और परफॉर्मेंस पर पड़ेगा? इसका असर घातक भी हो सकता है। देश के ऐसे जाबाज के साथ इस तरह की घटना होना वाकई हैरान करता है, डॉक्टर ने निराश होकर कहा। दोनों फौजियों के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। तभी एक फौजी ने अपना आपा खो दिया और जोर से दीवार पर अपना हाथ दे मारा। टीम इंस्ट्रक्टर ने उसका कॉलर पकड़ लिया और उससे कहा, मैंने तुम्हें ये कितनी बार कहा है कि कबीर की ऑर्डर बिना सवाल किए मान लिया करो। फॉलो ऑर्डर्स। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वहाँ कुछ लोग जिंदा बचे हैं। इसी बीच चेयर पर बैठे सीनियर ऑफिसर ने पूछा, आखिर वहाँ हुआ क्या था? बताओ मुझे। कबीर ने हमें वापस लौटने को कहा, और जब विशाल वहाँ से कुछ लेने गया तो तभी एक साइंटिस्ट वहाँ उस केमिकल का इंजेक्शन लेकर विशाल पर अटैक करने लगा। कबीर विशाल को बचाने गए और वो केमिकल का इंजेक्शन उनको लग गया। इस गिल्ट के साथ कैसे रह पाओगे तुम? मैं बस कबीर को ठीक देखना चाहता हूँ। विशाल को सिर्फ कबीर की चिंता थी। क्या वो अभी भी मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन कर सकता है? डॉक्टर की माने तो कबीर अब फिजिकली उतना काबिल नहीं है, और तुम तो जानते ही हो कि मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो में हम सिर्फ बेस्ट ऑफ बेस्ट को ही लेते हैं। और तुमने तो 3 लोगों का नाम दिया था ना मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए। उनमें से 2 मिशन पास कर चुके हैं, तो उनका मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाना तय है। टीम इंस्ट्रक्टर सीनियर ऑफिसर की बात से खास खुश नहीं था। उसी वक्त विशाल इनकी सारी बातें सुन रहा था। वो रो पड़ा। दूसरा फौजी भी इस बात को समझ गया था। वो कबीर को कंबल उठाते हुए उसी के बगल में बैठ गया। उसके पास कहने को कुछ था ही नहीं। अगले दिन कबीर फिजिकल एग्जामिनेशन रूम के बाहर अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। वो चुपचाप अपना पसीना पोंछ रहा था। विशाल भी उसी के साथ शांत खड़ा था। क्या होगा अगर रिजल्ट की वजह से तीनों अलग हो गए? इन 3 लोगों की टोली आर्मी की ज्वाइनिंग के पहले दिन से ही थी। अगर कबीर चला गया तो कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। रिजल्ट अच्छे नहीं हैं। सुनना चाहोगे? जरूर सर। उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा था। तुम्हारी पावर, स्पीड, ताकत, हर चीज में बहुत बड़ी गिरावट है। कबीर सबसे बेस्ट सोल्जर्स में से एक था, और अब उसकी ताकत और तेजी दोनों ही किसी आम आदमी जितनी ही हो गई थी। कबीर के अंदर का फौजी टूटकर भी जिंदा रहा। अब बारी है विक्रम की, जिसे दुनिया कम समझती है, पर किस्मत कुछ और लिख चुकी है। तुम फौजी के नाम पे कलंक हो। पता नहीं किसकी सिफारिश से यहाँ तक पहुँच गए हो। आखिर आप हैं कौन? आपको यहाँ कमांडर नहीं हो सकती। विक्रम ने तभी कहा कि वो अभी करिश्मा की तरह बनना चाहता है। उसका सपना था कि वो एक कमांडर बने। विक्रम की इस बात पे करिश्मा ने कहा कि बस एक दुश्मन को मार के वो खुद को हीरो ना समझे। उसके जैसे लोग तो स्पेशल कमांडर्स के जूते साफ रखते हैं। विक्रम ने फिर भी खुद को साबित करने का एक मौका मांगा। करिश्मा मौका देने को राजी तो हो गई, मगर उसने एक शर्त रखी। जब करिश्मा ने विक्रम को अपनी शर्त बताई तो विक्रम के जैसे होश उड़ गए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसके बाद करिश्मा और विक्रम पास की चौकी में पहुंचे और विक्रम ने अपनी रिपोर्ट तैयार की।
लेकिन कुछ ही देर में उस चौकी में कुछ ऐसा हुआ कि हर किसी की आंखें बाहर निकल आई। इस साधारण सी चौकी में ये स्पेशल हेलीकॉप्टर क्यों आया है सर? ये स्पेशल हेलीकॉप्टर फौज की बहुत बड़ी ऑफिसर करिश्मा को लेने आया है। वेल डन ऑफिसर करिश्मा। ये सब देखकर विक्रम के साथ वहां मौजूद हर शख्स का मुंह खुला का खुला रह गया था। सब समझ चुके थे कि करिश्मा जरूर बहुत बड़ी ऑफिसर थी। वही मेजर बख्शी के साथ करिश्मा के जाने के बाद उस चौकी का सीनियर विक्रम से बोला कि वो अपना सामान बांध ले, क्योंकि उसने बिना ऑर्डर्स जंगल में जाकर डिसिप्लिन को तोड़ा है। उसे रस्टिकेट किया जाएगा। विक्रम ने सफाई दी कि वो बस अपने साथियों की मौत का बदला लेना चाहता था। कमांडर विक्रम की इस बात पे भड़क गया। बदला? और तुम? अरे गन चलाना नहीं आता लेकिन शर्म तो आती होगी। विक्रम पर सभी हंस रहे थे कि तभी वहां एक और हेलीकॉप्टर आया और उसमें से निकलकर एक कमांडर ने कहा, सिपाही विक्रम, आपको हमारे साथ रेजिमेंट चलना होगा, ऊपर से ऑर्डर्स मिले। ये सुनकर हर कोई हैरान था। वही विक्रम उस हेलीकॉप्टर में बैठकर रेजिमेंट की तरफ चला गया। वो नहीं जानता था कि आगे उसकी जिंदगी एक बहुत बड़ा मोड़ लेने वाली थी। इस रेजिमेंट में तुम्हारा स्वागत है विक्रम। यहाँ तुम्हें ट्रेनिंग के सारे पड़ाव पूरे करने होंगे। करिश्मा के कहने पर तुम्हें यहाँ ट्रेनिंग करने का मौका मिल रहा है। अगर यहाँ तुम खुद को साबित कर पाए तो आगे तुम्हें स्पेशल कमांडो की ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके भी कई पड़ाव पार करने होंगे। मैं कुछ समझा नहीं सर। तुम्हारा इम्तिहान आज से और अभी से शुरू होता है। करिश्मा के कहने पर जनरल बख्शी ने विक्रम को एक मौका दिया था ताकि वो खुद को साबित कर सके और आगे स्पेशल कमांडो की ट्रेनिंग ले सके। लेकिन इन सब के लिए विक्रम को कई पड़ाव पार करने होंगे। विक्रम ने जनरल बख्शी को सल्यूट किया और कहा कि वो तैयार है। जनरल ने विक्रम को बताया कि उसका इम्तिहान आज और अभी से शुरू होता है। मेजर बख्शी तो ये कहकर वहां से चले गए, लेकिन विक्रम के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड पर जो हुआ उसने सबके होश उड़ा कर रख दिए। ओह, तो तुम यहाँ मेरे जवानों के साथ ट्रेनिंग लोगे? सर, मैं भी इन सभी जवानों की तरह ट्रेन होना चाहता हूँ और आगे स्पेशल कमांडर बनने के लिए जाना चाहता हूँ। क्या स्पेशल कमांडर? अबे यहाँ का सिर्फ बेस्ट कैंडिडेट वहाँ के लिए सिलेक्ट होता है और तुम्हारी औकात उतनी नहीं है। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? कमांडर ने कहा कि उसे पता चल गया है कि विक्रम को गन तक चलानी नहीं आती। वो बस सिफारिश के दम पर यहाँ तक आया है। शट अप! अब से तुम यहाँ सिर्फ बावर्ची का काम करोगे, समझे? विक्रम के पास अपने सीनियर का ऑर्डर मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। विक्रम के साथी हमेशा उसका मजाक उड़ाते। अरे हमारे कमांडर को तो देखो, आलू छील रहा है बेचारा। विक्रम चुपचाप हर किसी के ताने सुनता। उसे ट्रेनिंग करना तो दूर, ट्रेनिंग ग्राउंड पर भी जाने की इजाजत नहीं थी। तभी एक दिन उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज आई। यही है तेरी औकात, समझा? अभी तो बस बावर्ची बना है, धीरे धीरे यह तुझे सबका नौकर बनाकर छोड़ूंगा। विक्रम ने अपना चेहरा उठाकर देखा तो सामने उसका पुराना दुश्मन धीरज खड़ा था। दरअसल धीरज के पिता आर्मी में बड़ी रैंक रखते थे, जिसका फायदा उठाकर वो हर किसी पर दादागिरी करता था। जब विक्रम की फौज में भर्ती हुई थी तब धीरज उसका साथी जवान था, लेकिन वो अपने पापा की पोजीशन का फायदा उठाकर सब पर हुकूमत चलाता। एक दिन उसने विक्रम से अपने जूते साफ करने को कहा, लेकिन विक्रम के मना करने पर न सिर्फ उसने विक्रम को मारने की कोशिश की, बल्कि अपने पापा से कहकर उसकी पोस्टिंग बिना ट्रेनिंग किए जंगल की एक चौकी पर करवा दी थी। पिछली बार तो तुमने मुझे ट्रेनिंग लेने नहीं दी थी, लेकिन इस बार मैं स्पेशल कमांडर बनकर रहूंगा, समझे? अबे, कमांडर की स्पेलिंग भी आती है तुझे? और दुश्मनों के सामने क्या धनिया काटेगा तू? इसी तरह दिन बीत गए और विक्रम सिर्फ वहाँ का बावर्ची बनकर रह गया। एक सुबह वहाँ के कमांडर ने ऑर्डर दिया कि आज एक बड़े ऑफिसर उनके ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग देने आने वाले हैं, तो खाना अच्छा बनना चाहिए। विक्रम ने सल्यूट मारकर यस कहा और खाना बनाने की तैयारी में जुट गया। वही ट्रेनिंग ग्राउंड में सभी कैडेट्स के सामने एक लेडी ऑफिसर खड़ी थी। मैं मेजर साक्षी हूँ और यहाँ तुम लोगों का सबसे बड़ा टेस्ट होगा। आर यू रेडी कैडेट्स? ये थे वो वीर जिन्होंने अपनी पूरी ताकत, हिम्मत और जज्बे से देश के लिए लड़ना चुना। इनकी ऐसी ही और बहादुरी की पूरी कहानियां सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।